हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी सा चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को क्या पता चलता है, ये चैप्टर एक्चुअल में किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये हमको बताता क्या है। तो ये केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करता है। इट मींस कि इसका जो डेफिनेशन आप लोग चाहो लिखना चाहो तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction, which deals with the rate of reaction या फिर the rate of chemical reaction, आप ऐसा बोल सकते हो। It is the branch of chemistry which deals with the rate of केमिकल रिएक्शन। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। सर ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जरा सोचो, एक चीज समझो। यहां पर एक मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कितना स्पीड में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, कितना स्पीड में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस समझो जरा सा, जैसे कि मान लो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, तो हम बोलेंगे आज हमने गाड़ी चलाया 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। तो ये हमारा क्या था, रेट था, यहां से वहां पहुंचने का मेरा रेट था, हम किस स्पीड से वहां पहुंचे। तो कोई एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो किस स्पीड से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है, जिस स्पीड से बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेट। उसी को लिखे हुए इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग और भी कुछ चीजें, इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में मेंशन होता है। तो कोई कोई बुक में ऐसा लिखा होता है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के कुछ फैक्टर्स को डिफाइन करता है, जस्ट लाइक रिएक्शन रेट, जस्ट लाइक ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ चीजें ऐसा ऐसा है। तो पहले इस बात को समझो, हम लोग उतना दूर अभी नहीं जाएंगे। तो किस रेट से, किस स्पीड से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा सोचना एक चीज कि ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करके बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोग अभी डेफिनेशन लिखे, ये एक एग्जांपल ले लिए। अब समझो जरा सा, अब समझो जरा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड जैसे जैसे टूटेगा तो इट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट को बना रहा है, इट मींस कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। घर में हम लोग फ्रिज के अंदर में पानी एक बोतल डाल दिए, और उस बोतल को के पानी को, बोतल में पानी भर के हम लोग डाल दिए, तो बोतल को हम लोग पानी में, फ्रिज के अंदर में क्यों डाले। तो मान लेते हैं ऐसा कि हम लोग चाह रहे हैं कि अभी पानी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हम दिए हुए हैं, आइस में, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए दिए हुए हैं। तो पानी कितना स्पीड से वो बर्फ में बदल रहा है, आइस में बदल रहा है, उसके फ्लो के कितना फ्लो से बदल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वो वाटर का रेट। तो पानी किस में बदल रहा है, आइस में बदल रहा है, तो पानी का कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है, पानी बर्फ में बदल रहा है, तो पानी का, वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और आइस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो हम लोग बोलेंगे वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो जितना वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया उतना ही वहां पर आइस बना होगा। तो आइस, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो जितना
वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ होगा उतना ही कंसंट्रेशन बना होगा किसका, आइस का। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब हमने टाइम कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन R0 है। जब भी किसी का भी कंसंट्रेशन शो करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट में क्लोज करके शो करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम जीरो मतलब हम फ्रीज में घुसा दिए बोतल को और 0.001 सेकंड भी टाइम नहीं दिए तो पानी ही ना होगा, वो थोड़ा आइस में बदल गया होगा। इट मींस रिएक्शन होने का हम टाइम ही नहीं दिए हैं, टाइम अभी जीरो है, तो बोलेंगे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, अभी R0 है। इसको ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ टाइम के बाद, कुछ हम टाइम दे दिए, कुछ टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कुछ डिक्रीज किया। कितना डिक्रीज किया, पहले कितना था, यह R0 था, कितना डिक्रीज कर गया, मान लेते हैं X डिक्रीज कर गया। तो जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, अच्छा एक चीज यहां पर T = 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना था, R0। जब टाइम कुछ दिया ही नहीं है तो इसका कंसंट्रेशन तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो अभी तक प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है। अब वाटर आइस में बदलना शुरू हो गया, तो जितना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ उतना ही कंसंट्रेशन इसका बना होगा। तो अब कंसंट्रेशन इसका कितना हो गया, R0 - X। इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, X। जितना कंसंट्रेशन इसका घटेगा उतना कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा, ध्यान में रखो। मान लेते हैं T1 टाइम पर है, T = कुछ अनदर टाइम पर, ये 10 सेकंड था, 20 सेकंड मान लेते हैं, या हाफ आवर था, ये 1 आवर मान लेते हैं। कुछ फिर टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन फिर कितना हुआ होगा, इनिशियल मान लेते हैं इतना था, ये अब घट गया 2x, तो यहां बना होगा कितना, 2x बना होगा। जितना कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन डाउन होगा इसका कंसंट्रेशन अप होगा। इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्ट। लिखने का तरीका जानेंगे, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को समझो, रेट को समझ गए। रेट को एक्चुअल में यदि बोलेंगे हम लोग कि रेट क्या होता है, हम लोग यदि रेट को जानना चाहेंगे कि रेट क्या होता है, तो रेट किसका जानना चाह रहे हैं, यदि रिएक्शन का जानना चाह रहे हैं या फिर रिएक्टेंट का जानना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट का जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका, मान लो हम लोग जानना चाह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन यदि रिएक्शन का जानना चाह रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं या प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। रिएक्टेंट का रेट कितना डिक्रीज कर रहा है या प्रोडक्ट का रेट कितना इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग चेंज लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जब आइस, वाटर आइस में बदल रहा होगा तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा, तो चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं यहां पर हम लोग, चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। हमको सिर्फ पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्टेंट बता दो, तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। हमको बोलेगा कि रेट ऑफ प्रोडक्ट बता दो, रेट ऑफ प्रोडक्ट बता दो, फिर से वही चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, फिर से वही। तो बहुत इजी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, यहां पर हम लोग रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, पर जब रिएक्टेंट लिखेंगे तो यहां पर चेंज इन रिएक्टेंट लिखेंगे, यहां पर जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो चेंज इन प्रोडक्ट लिखेंगे। ये तो कॉमन से एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज कर रहा है, तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आप रेट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। आप यहां पर जो चेंज है रिएक्शन में हम लोग नहीं लिख रहे, हम लोग रिएक्शन में केवल हम लोग
चेंज लिखेंगे, क्योंकि यहां के अकॉर्डिंग यहां पर लिखाएगा। रिएक्टेंट है तो डिक्रीज लिखाएगा, प्रोडक्ट है तो इंक्रीज लिखाएगा। पर रिएक्टेंट लिख रहे तो रिएक्टेंट लोग जान रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। एक आगे और देखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। आगे देखिए, फिर से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को ठीक से लिखने का तरीका सीखेंगे कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्चुअल में कैसे लिखते हैं। देखो जरा सा, कोई भी एक मेरा रिएक्टेंट है, एक मेरा प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट का मतलब चेंज। और यदि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी होंगे तो जो बायो के स्टूडेंट है वो भी फिजिक्स में बेसिक जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाई डी, इट मींस डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो जब भी हम लोग रेट ऑफ चेंज करते हैं तो किसका रेट ऑफ चेंज? कंसेंट्रेशन ऑफ आर का। तो डायरेक्टली शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dr by dt। लेकिन गौर करो कि रेट ऑफ रिएक्टेंट है, हमको पता है कि रिएक्टेंट का रेट हमेशा डिक्रीज करता है, इस कारण से आप यहां पर माइनस दे दोगे। रेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस dr by dt, माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है। माइनस इट रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। रेट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट का भी रेट कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है, पर क्या चेंज हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, डीपी बाई डीटी, ये इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से इस पर हम लोग साइन लगाते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ये डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन शो कर रहा है। जितना इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है उतना ही कंसेंट्रेशन इसका इंक्रीज कर रहा है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि हम लोग कैसे करके शो करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमको दिखाने के लिए बोलेगा, इसी में हमको बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना ये डिक्रीज कर रहा है उतना ही इंक्रीज कर रहा है, इस कारण से इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। ये दोनों इक्वल है, पर कुछ जगह पर इक्वल नहीं होगा। कहां पर इक्वल नहीं होगा अभी दिखाते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। ये हो गया चेंज, कहां से कहां चेंज हो रहा है। एक आगे देखिए, अब नेक्स्ट मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ऐसा, अब क्या हो रहा है? अब यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग यहां पर दिखाएंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट को यदि दिखाएंगे हम लोग, और यदि रेट ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग ऐसा सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं, dr बाई माइनस डी आर बाई डी टी, यदि हम लोग सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस डी आर बाई डी टी, और रेट ऑफ प्रोडक्ट यदि हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट यदि हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, डीपी बाई डी टी, तो हम लोग अभी के लिए रिएक्शन को देख के हम लोग ये बोलेंगे कि डी आर बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अभी हम लोग ऐसा बोलेंगे, अभी हम लोग ये माइनस प्लस नहीं लगाते, माइनस प्लस लगाएंगे तो कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये डिक्रीज को दिखा रहा है, ये इंक्रीज को दिखा रहा है। पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना डिक्रीज कितना इंक्रीज। तो ये यदि मान लो 10 मोल डिक्रीज है, ये 10 मोल तो इक्वल होना चाहिए था। अभी हम लोग बोल रहे थे कि रिएक्टेंट जितना डिक्रीज करता है उतना ही इंक्रीज करता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। पर ध्यान देना, यहां पर रिएक्शन पर ध्यान दो। माइनस डी आर बाई डी टी क्या दिखा रहा है?
इसका 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन दिखा रहा है। तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल्स का है? 2 मोल्स का है। ये कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितने मोल्स का है? 1 मोल का है। ध्यान दो, 1 मोल का है। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, आप माइनस प्लस दो भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस केवल रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज या डिक्रीज। हम पूछ रहे हैं कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज। 10 इंक्रीज 10 डिक्रीज, तो 10 और 10 तो इक्वल होना चाहिए ना। माइनस प्लस को इग्नोर करो, देखो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है। तो माइनस प्लस दे दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस तो इक्वल कभी नहीं हो सकता है, लेकिन माइनस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज और इंक्रीज को। वैल्यू को देखो, 10 डिक्रीज 10 इंक्रीज, तो इक्वल होना चाहिए था। तो ये इक्वल इसलिए नहीं है, इसके पहले वाले रिएक्शन में यहां पर 2 नहीं था, वहां पर माइनस dr बाई dt और dp बाई dt दोनों इक्वल था, क्योंकि दोनों ही 1 मोल ऑफ डिक्रीज को दिखा रहा था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 1 मोल इंक्रीज होने को शो कर रहा था। पर यहां पर 2 मोल दिखा रहा है। तो ये यदि 2 मोल का कंसेंट्रेशन है, तो 1 मोल का कंसेंट्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझना जैसा। कोई भी 2 बॉल का कॉस्ट मान लो लिखा हुआ है 100 रुपीज है, तो 1 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये 2 मोल्स का रिएक्टेंट है। 1 मोल का रिएक्टेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। यहां नहीं डिवाइड देते ताकि आप लोगों को कंसेप्ट एक जगह ये लग रहे। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों? इट इज द कंसेंट्रेशन फॉर 2 मोल्स, इट इज द कंसेंट्रेशन फॉर 1 मोल्स। इसी कारण से ये दोनों इक्वल नहीं है। ये 2 मोल का चेंज दिखा रहा है, ये 1 मोल का चेंज दिखा रहा है। लेकिन इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 से हम लोग डिवाइड दे दिए। अब तो ये 1 मोल का हो गया। तो 1 मोल का कंसेंट्रेशन डिक्रीज किया और यहां पर 1 मोल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज किया। अब तो ये दोनों इक्वल है, अब तो ये दोनों इक्वल है। तो यहां 2 मोल का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, 1 मोल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, इसी कारण से दोनों इक्वल नहीं था। पर अब यहां पर दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, कान खोल के सुन लो इस बात को, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका 2 डिक्रीज कर रहा है, इसका 2 इंक्रीज कर रहा है। प्रोडक्ट का 2 डिक्रीज किया, रिएक्टेंट का 2 डिक्रीज किया, प्रोडक्ट का 2 इंक्रीज किया। अब ये दोनों इक्वल है। सेम टाइप मान लेते हैं एक रिएक्शन और यहां पर लिखते हैं हम लोग। चलो एक अनदर एग्जांपल लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं 3R और यहां लिखते हैं 5P, और डायरेक्ट बोल दिए हम लोग dr बाई dt, मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई dt इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dp बाई dt। हम लोग पूछेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग का आंसर रहेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 मोल्स ऑफ डिक्रीज को शो कर रहा है, ये 5 मोल्स ऑफ इंक्रीज को शो कर रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब ये 1 मोल ऑफ डिक्रीज को शो करने लगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये भी 1 मोल ऑफ डिक्रीज को शो कर रहा है। अब जाकर ये दोनों इक्वल है। आप चाहो तो इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस लगा सकते हो। तो यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शंस को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज और जान लो, नोट पॉइंट में जान लो, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो क्या करेगा, जैसे कि मान लो अभी हम लोग लिख रहे हैं हम लोग dr बाई dt, तो कंसंट्रेशन बोल देगा कि कंसंट्रेशन पहले 0.5 था, अब 0.3 हो गया। कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो आपके पास आपको न्यूमेरिकल्स में 2 को कंसंट्रेशन गिवन है, तो इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, माइनस लगा देते हैं यहां पर, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये फॉर्मूला देखने के लिए, पर ये फॉर्मूला जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाओगे तो यूज यही आएगा, ये वाला यूज आएगा। 2 को कंसंट्रेशन रहेगा, 2 को टाइम रहेगा, एक भी टाइम रहेगा, एक टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 टाइम रहता है, तो नीचे में फिर 2 को टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल टाइम आपका 0 था, फाइनल टाइम का 10 मिनट 25 मिनट कुछ भी ऐसा कुछ दे देगा। तो फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन माइनस कर दो, आगे माइनस लगाओगे
तो रेट ऑफ रिएक्टेंट का आएगा। इसी में यदि हम लोग ये नोट पॉइंट का पहला पॉइंट, ये नोट पॉइंट का सेकंड पॉइंट, इसी में हम लोग बोलेंगे dP बाई dt, तो हम लोग बोलेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये हमारा आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट किए कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, कंसेंट्रेशन क्या होता है। अनदर वीडियो में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इसके ग्राफ में कंपटीशंस के चीजें अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ग्राफ में हम लोग और क्लियर बताएंगे। ग्राफ हम लोग अनदर वीडियो में डालेंगे, अनदर वीडियो में आप लोगों को ग्राफ पढ़ने को मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में, हम लोग कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, तो अगले वीडियो में हम वो डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे। तो आप लोग देखते रहेंगे, अगला वीडियो इसमें हम लोग नेक्स्ट में इसका ग्राफ पर डालेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।